नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस एनसी कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। और आज से फिर हम लोग अपने वीडियो को आगे लेकर नेक्स्ट टॉपिक के साथ बढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था गंगा नदी तंत्र, और आज हम लोग देखेंगे सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो को देखे होंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, और इसी के साथ देखेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जैसा कि हम लोगों ने कल क्या देखा था, गंगा नदी का उद्गम और गंगा की सहायक नदियाँ, इन्हीं के साथ कुछ ब्रह्मपुत्रा का चर्चा किया गया था। लेकिन आज ब्रह्मपुत्रा को हम लोग डिटेल से देखेंगे, उनकी सहायक नदियों को देखेंगे, उनके साथ साथ कौन नदी कहाँ आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से, इन सबको देखेंगे। आज रैंप घाटी क्या होता है और भ्रंश घाटी क्या होता है, आज उसको हम बताएंगे आप लोग को। तो चलिए देखते हैं सिंधु नदी तंत्र को। हम जानते हैं कि अगर पूछेगा कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, विश्व की कौन सी ऐसी नदी है जो भारत में सबसे अधिक लंबी नदी वाली बहती है, यानी कि भारत में बहने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो कौन है, ब्रह्मपुत्र है। यानी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई है टोटल 2900 किलोमीटर और भारत में यह मात्र 916 किलोमीटर बहती है। लेकिन बहने वाली नदियों में ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है, ठीक, विश्व के लिहाज से। लेकिन भारत में उसका मात्र योगदान कितना है, 916 किलोमीटर है। उसी प्रकार दूसरा नंबर पे कौन है, सिंधु नदी। यानी हमने आप लोगों को क्या बताया, पहला है ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में इसका योगदान कितना है, 916 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई टोटल है 2880 किलोमीटर और भारत में 1114 किलोमीटर समथिंग बहती है। ध्यान दीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंधु नदी मुख्य नदी है और इनके साथ 5 और नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। कौन कौन है, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक, इनमें से सिंधु सबसे लंबी नदी है उनमें से और उन सबकी मुख्य नदी मानी जाती है। अन्य में कौन है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये भी नदियां हैं और सिंधु से आकर मिलती हैं। और कब कहाँ मिलती हैं आप लोग को यहाँ दिखाया जाएगा। जैसा कि सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यानी सिंधु नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। उसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर होते हुए चली जाती है कहाँ पर, पाकिस्तान में। इन्हीं के साथ देखेंगे झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो जम्मू कश्मीर राज्य से ही होता है। ये नदी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले बुलर झील में प्रवेश करती है। उसके बाद ये नदी फिर आगे बढ़ती है तो कश्मीर घाटी है, इसमें ये प्रवेश करती है और इस कश्मीर घाटी में विसर्पण करते हुए बहती है और आगे चली जाती है कहाँ पर, पाकिस्तान में। ठीक, आप लोग को डिटेल बताया जाएगा। ये है सतलज नदी। इनका उद्गम कहाँ से होता है, तो राकस ताल से। ठीक, यानी सतलज नदी का उद्गम होता है राकस ताल से होता है। ये भी तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से स्थित है। यानी कि सिंधु नदी का उद्गम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है और सतलज का उद्गम राकस ताल से होता है। सतलज नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है,
तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राकस ताल से होता है। उसके बाद देखेंगे ये झेलम नदी, उसके बाद चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। यानी कि झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चिनाब का कहाँ से होता है? रावी और ब्यास का कहाँ से होता है? यानी झेलम नदी का उद्गम होता है जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से, शेषनाग झील से, जबकि चिनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के, ये जम्मू कश्मीर में है और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये है बारालाचला दर्रा से, बारालाचला दर्रा से, और ये है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ये दोनों दर्रा कहाँ पर है? तो दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, यानी ये नदी कौन सी है? सिंधु है। इनके दक्षिण में कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, और ये हैं ब्यास, और ये हैं सतलज। सतलज मुख्य नदी, सिंधु सबसे लंबी सहायक नदी सतलज है। ये कहाँ पर मिलती हैं? तो पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर, मिठानकोट। अब देखिए स्टार्टिंग समझते हैं। हम जानते हैं कि सिंधु नदी तंत्र में सिंधु सबसे मुख्य नदी है। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार पर चेमा युंडुंग ग्लेशियर से, और ये नदी आगे बढ़ती है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर होते हुए चली जाती है पाकिस्तान में। जैसे जम्मू कश्मीर पहुंचती है गिलगिट के पास, यहाँ गिलगिट प्लेस से, यहाँ पर सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु गार्ज यानी गार्ज किसे कहते हैं बताया जाएगा। सिंधु गार्ज, गार्ज और कैनियन क्या होता है? तो सिंधु गार्ज का निर्माण करती है गिलगिट के पास। स्थान यहाँ पे है गिलगिट, गिलगिट। ठीक, उसके बाद यह नदी चली जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पे सिंध अन्य नदियों के साथ यहाँ नदियों से आकर के मिलती हैं। आगे देखते हैं झेलम नदी। झेलम एकमात्र ऐसी नदी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है। उसके बाद ये आगे बढ़ती हैं तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुलर झील में प्रवेश करती हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ती है तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी एक समतल सपाट मैदान है, वहाँ पर प्रवेश करती हैं, और जैसे वहाँ प्रवेश करती हैं इनका वेग कम पड़ता है, और इनका वेग कम होने के कारण ये विसर्पण करते हुए बहती हैं। एक प्रश्न पुटअप करता है कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालयी क्षेत्र में विसर्पण करते हुए बहती है? स्वाभाविक है कि कोई भी नदी हिमालय में विसर्पण नहीं कर सकती, क्योंकि हिमालय क्या खड़ा है, और नदी वहाँ से निकलेगी एकदम से स्ट्रेट बहेगी। लेकिन झेलम नदी बहती है, आंसर है झेलम नदी, क्योंकि झेलम नदी हिमालय क्षेत्र से निकल रही है, जम्मू कश्मीर से, शेषनाग झील से, और हिमालयी क्षेत्र में शेषनाग झील जम्मू का कहाँ पे है? कश्मीर घाटी है, और ये कश्मीर घाटी में प्रवेश करते ही, क्योंकि कश्मीर घाटी क्या है? समतल सपाट मैदान होने के कारण वहाँ पे इनका वेग कम होता है और ये विसर्पण करते हुए बहने लगती है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि एकमात्र कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय क्षेत्र से निकलती है और हिमालयी क्षेत्र में विसर्पण करते हुए बहती है? कौन है? झेलम नदी है। इसके अलावा झेलम नदी आगे बढ़ती है, भारत पाकिस्तान सीमा बनाते हुए चली जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान में, और जाकर सतलज से मिल जाती है। आगे है चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी। इन तीनों नदियों का उद्गम होता है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। इनमें से चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चिनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के बारालाचला दर्रा से, और ब्यास नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से। यानी कि चिनाब का उद्गम बारालाचला दर्रा से, और रावी और ब्यास का उद्गम रोहतांग दर्रा से होता है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। उसके बाद एक और नदी है सतलज नदी, यानी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है सतलज नदी। इनकी लंबाई है 1501 किलोमीटर, और यह नदी
तिब्बत के पठार पर राकस्थाल झील से निकलती हैं और भारत के हिमाचल प्रदेश, पंजाब होते हुए चली जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर शेष 4 नदियों के जल को लेकर, कौन कौन, झेलम, चिनाबी, रावी, ब्यास के नदियों के जल को लेकर पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। यहाँ पर सिंधु तंत्र की ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जा पाती है। देख सकते हैं आप लोग, सिंधु रोहतांग ब्यास रोहतांग दर्रा से निकली तो हुई है, लेकिन ब्यास पंजाब के कपूरथला नामक स्थान पर आकर सतलज से मिल जाती है। किनसे? सतलज से। स्थान है कपूरथला। जब यहाँ पर यह नदी मिलती हैं तो यहाँ पर एक हरिके बैराज का निर्माण करती हैं, हरिके डैम, हरिके बैराज। इसी हरिके बैराज से विश्व की सबसे लंबी नहर सिंचाई परियोजना कौन? इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी यह नहर विश्व की सबसे लंबी नहर सिंचाई परियोजना है और ये राजस्थान के उन 4 जिलों के लिए निकाली गई है जो पाकिस्तान से सटे हैं। कौन? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। यानी इन 4 जिलों के लिए, राजस्थान के 4 जिलों के लिए पानी की व्यवस्था कराती है। इसके अलावा इनके फ़ायदे और भी राज्य लेते हैं। ठीक, तो ये रहा आप लोग का सिंधु नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्रा, इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को कल कुछ बता दिया था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील से होता है और आगे बढ़ती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ पे दिहांग और लोहितान 2 नदियाँ आकर मिलती हैं और आगे बढ़ती हैं तो रैम्प घाटी में प्रवेश करती हैं। यानी भारत की एकमात्र रैम्प घाटी से बहने वाली नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा है। इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती हैं और चली जाती है कहाँ पर? कहाँ पर? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसे हम किस नाम से जानते हैं? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी हम जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को 4 जगहों पर 4 नाम से जानते हैं। यहाँ पे कौन सी नदी? तिब्बत के पठार पर सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। इनकी अन्य सहायक नदियाँ जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिए, जैसे लोहिता, दिहांग, धनसिरी, सुबानसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, मानस, तिस्ता, पिथुमारी, ये इनकी सारी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से मुख्य हैं मानस, तिस्ता, लोहिता, दिहांग। इनको आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक, बस। हाँ, एक और चीज़ है, आप लोग में बताया था रैंप घाटी और भ्रंश घाटी। देखिए, सपोज ये प्लेन मैदान है। अगर इस प्लेन मैदान पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण, आंतरिक बल के कारण यदि बीच का भाग धंस गया, ये बीच का भाग धंसा, अब इस भाग से जो नदी बहेगी वही कहलाएगी क्या? भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। भारत में ऐसे 2 नदियों का उदाहरण मिलता है, नर्मदा और ताप्ती। यानी कि जब मैदान समतल होता है, अचानक पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बीच का भाग धंसा और धंसने के कारण उस भाग से जो नदी बहेगी उसी नदी को बोलेंगे भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी। ठीक, और भारत में 2 एग्जाम्पल है, नर्मदा और ताप्ती का। ठीक, जबकि रैंप घाटी किसे कहते हैं? रैंप का मतलब समतल सपाट मैदान है, अचानक दोनों तरफ का भाग ऊपर उठ जाएगा, यानी इसमें कोई भाग धंसेगा नहीं। यानी पृथ्वी की आंतरिक हलचल, यानी भूकंप हो या ज्वालामुखी हो या भ्रंशन क्रिया, कोई क्रिया हो, उनके माध्यम से अचानक दोनों तरफ का भाग क्या करेगा? ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने के कारण बीच का भाग अपने आप नीचे नज़र आएगा और इस भाग से जो नदी बहेगी वही कहलाएगी रैंप घाटी से बहने वाली नदी। और भारत में एकमात्र रैंप घाटी से बहने वाली नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो बहती है, दोनों तरफ का भाग ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे कोई भाग धंसा हुआ नहीं है। भ्रंश घाटी में किसी बीच का भाग का धंसना होता है और रैंप घाटी में दोनों साइड के भाग ऊपर उठे होते हैं। ठीक, तो इसे बोलेंगे रैंप घाटी और भ्रंश घाटी, और इसका एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, तो आज हमने देखा सिंधु नदी तंत्र को और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं
अगला हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों में हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने नदियों को और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को। ठीक है, बस अब कुछ छूटा हुआ नहीं है, आप लोग इसे वॉच करिएगा। ओके, थैंक्स।